वेलकम बच्चों। आज हम साइंस की सीरीज का नेक्स्ट वीडियो पढ़ने वाले हैं। इसमें हम आज जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इससे 3 से 4 क्वेश्चंस आपके हर कंपटीशन में जरूर आते हैं बच्चों। यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जहां तक कि आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है, कोशिका संरचना तथा कार्य, यानी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, और ये हमारी हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। और ये किसके लिए स्पेशली बनाई गई है? सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, एनएमएमएस और विभिन्न जो ओलंपियाड्स होते हैं उसके लिए भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या है। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक माइक्रोस्कोप है ना। तो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये सेल दिखाई गई, ये देखिए इस तरह के, ठीक है। तो ये पहली सेल थी जिसको रॉबर्ट हुक ने देखा था, एकदम इसी तरह की उन्हें दिखी थी। तो खोज किसने की थी कोशिका की? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। कहाँ की थी बच्चों? कॉर्क के पेड़ की छाल, ठीक है, यानी पेड़ की छाल थी। ये जो एक कॉर्क होता है जिससे बोतल बंद की जाती है वो पेड़ की छाल से बनता था। उसको उन्होंने काट के माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर कुछ दिखाई दिया, ठीक है। और इसमें कैसा दिखाई दिया? क्रॉस सेक्शन में मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना देखी और उन्होंने इसको कोशिका शब्द दिया, ठीक है। सबसे पहले कोशिका को देखा किसने? तो रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। यहां तक आप समझेंगे। लेकिन इन्होंने जो कोशिका देखी थी वो जीवित नहीं थी। यहाँ पे एक और टर्म अभी आगे आएगा बच्चों। तो ये जीवित कोशिका नहीं थी, ठीक है। ये कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी, मृत कोशिका थी। चलिए पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है कोशिका की? सभी सजीव वस्तुओं की जैविक संरचनात्मक मतलब जिससे उसकी मतलब रचना हुई है, ठीक है, कैसा वो दिखेगा उसको संरचनात्मक कहेंगे। और कार्यात्मक यानी जो जो काम करती है, जैसे हमारी आंख एक ऑर्गन है, उसके अंदर ऐसी सेल्स हैं जो देखने का काम करती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका। फिर से पढ़ेंगे। सभी सजीव वस्तुओं की जैविक संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं और यह जीवन का निर्माण खंड है। यानी हम कह सकते हैं जीवन की इकाई क्या है अगर पूछा जाए तो हम लिखेंगे कि कोशिका जीवन की इकाई है। अध्ययन यानी कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को बच्चों हम साइटोलॉजी कहते हैं। बहुत बार पूछा गया, इसीलिए जो जो इंपॉर्टेंट है बच्चों वो येलो कलर से हाईलाइटेड है, तो आप उसको भी अपने कॉपी में हाईलाइट कर लेंगे। और मेरा आपको सजेशन है कि इसका नोट्स जरूर बनाएं और ये नोट्स आपको बहुत लंबे समय तक काम आने वाली है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कोशिका के प्रकार। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। अगर ये आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, ओके, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। फिर आता है कोशिका के प्रकार। तो कोशिका के 2 प्रकार हैं। देखिए पहले थी यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये होता क्या है? तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुराना, ऐसे याद रखेंगे, मैंने ऐसे ही याद किया था। प्रो से पुराना यानी जो बहुत पुरानी कोशिकाएं हैं उनको हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। तो देखिए इसको कहते हैं अविकसित, ये थोड़ी कम विकसित है, ठीक है। और प्राचीन कोशिका है। कैसी है? प्राचीन कोशिका, यानी जब बच्चों आप ऐसे समझेंगे कि पहले हमारी पृथ्वी पे जीवन नहीं था, जब जीवन की शुरुआत हुई सबसे पहले, तो ये कोशिकाएं निर्मित हुई, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जीवन की शुरुआत में कहां पे जीवन सबसे पहले आया था? समुद्र में आया था, ओके। तो समुद्र में जो कोशिकाएं पहली बार डेवलप हुई तो वो कैसी थी? प्रोकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं? अविकसित और प्राचीन। इसमें स्पष्ट और झिल्लीदार केंद्रक नहीं होता है, इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक सामग्री बिना झिल्ली के बिखरी रहती है। ये देखिए ये जो केंद्रक द्रव है यानी डीएनए, ये कोशिका में ही बिखरा रहता है। इसके अलावा इसमें और क्या होता है? राइबोसोम होता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें एक कैप्सूल जैसी संरचनाएं कुछ में होती हैं, सब में नहीं होती, ठीक है। और अगर हम जीवाणु की बात करें तो उसमें कशाभिका भी कहीं कहीं पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रो मीन्स बिफोर यानी पहले, कैरियन यानी न्यूक्लियस। इसका नामकरण कैसे हुआ? तो प्रो मीन्स बिफोर और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के पहले की कोशिकाएं,
यानी केंद्रक से पहले वाली कोशिकाएं, जब केंद्रक भी नहीं बना था तब की जो कोशिकाएं हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसमें हमें मेनली क्या याद रखना है कि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब आ जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका पे। यूकैरियोटिक कोशिका कैसी हुई, विकसित हुई और आधुनिक कोशिका थी। इसमें स्पष्ट झिल्लीदार केंद्रक मौजूद होता है, ठीक है, और सभी झिल्लीदार कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी इसमें ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और इसमें प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका, केंद्रक की भी एक अलग झिल्ली होती है, अंदर केंद्रिका होती है, लाइसोसोम होता है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका द्रव होते हैं, राइबोसोम होते हैं, गोल्जी काय होते हैं, और केंद्रक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। अगली टाइप की कोशिका आती है बच्चों पादप और जंतु कोशिका। अब जैसे हम जानते हैं कि पौधे में भी कोशिका होती है, जंतुओं में भी कोशिका होती है, तो क्या दोनों कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। पादप की कोशिकाएं अलग होती हैं, जंतु की कोशिकाएं अलग होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक पादप कोशिका का चित्र दिखाया हुआ है और यहाँ पे आपको एक जंतु कोशिका का चित्र दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अंतर क्या है, ठीक है। तो पादप कोशिका, सबसे पहले हम देखेंगे कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, इस पे आप लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। सेल वॉल किस में पाई जाती है? केवल और केवल पादप कोशिका में। और किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, इसमें नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। आकार, पादप कोशिका का आकार वर्गाकार होता है, आयताकार होता है, या तो आपका षट्भुज टाइप का होता है, इस टाइप के मतलब हो सकते हैं, मतलब इसका कुछ आकार होता है। और जंतु कोशिका का या तो गोल होगी या तो अनियमित होगी, किसी भी आकार की हो सकती है। नाभिक यानी न्यूक्लियस दोनों में उपस्थित होते हैं, ठीक, या यहाँ पे आप कह सकते हैं केंद्रक, नाभिक की जगह केंद्रक भी वर्ड यूज होता है, तो दोनों में होते हैं। लवक यानी प्लास्टिक, ठीक है, जो कलर देते हैं। तो कलर किस में पाए जाते हैं? क्या एनिमल्स कलरफुल होते हैं? नहीं। कौन कलरफुल होते हैं बच्चों? प्लांट। तो लवक का मतलब ही होता है कलर। तो कलर कौन देता है? प्लांट देते हैं। प्लांट में फूल है, फल है, वो सब अलग अलग कलर के होते हैं। तो उसको कहाँ पे उपस्थित पाया जाएगा? पादप कोशिका में। तो कवक यानी प्लास्टिक किस में उपस्थित है? पादप कोशिका में, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। रिक्तिका यानी वैक्यूल, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ी सी वैक्यूल आपको दिख रही है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में ये छोटी छोटी दिख रही है। तो केंद्र में एक बड़ी होती है और यहाँ पे छोटी और अनेक होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाता है? पादप अपना भोजन स्टार्च के रूप में जमा करते हैं, यानी पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं कुछ तो अपने लिए यूज करेंगे और जो बच गया उसको स्टार्च के रूप में जमा कर लेंगे। जबकि जंतु में जो भोजन जमा होता है, अब जैसे बहुत से लोग मांसाहारी होते हैं तो वो अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, तो उसमें जो भोजन जमा होगा वो किस रूप में जमा होगा? ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ये येलो कलर से। फिर आता है कोशिकाओं का आकार, आकृति और संख्या। अब आकार में जो पूछे गए हैं बच्चों, गोलाकार क्या होती है? आरबीसी। स्पिंडल शेप क्या होती है? मांसपेशी। लंबी और शाखित क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। और संख्या, एक कोश की कौन होते हैं? जो अमीबा, पैरामीशियम, इसमें चलन अंग पाए जाते हैं, जैसे सीलिया या कशाभिका, अलग अलग, ठीक है। बहुकोशिकीय में कौन है? मनुष्य और पेड़। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे पूछे गए। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि गोलाकार कौन है? आरबीसी। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा, जिसको हम पीपीएलओ भी कहते हैं। इसकी जो साइज है वो क्या है? 0.1 से 0.3 माइक्रोन। सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, 15 से 18 सेंटीमीटर। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की, किसकी पूछी जा रही है? मानव शरीर की। अब हम आ गए मानव शरीर में। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। देखिए यहाँ चित्र भी बना हुआ है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? ओवम यानी अंडाणु या डिंब भी इसको हम कहते हैं। यहीं पे आप एक और यूज कर लेंगे बच्चों कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो ये आरबीसी नहीं होगी, यहाँ पे गलत है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। क्या होती है? शुक्राणु, ठीक है, यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे इसको। सबसे बड़ा एक कोशिकीय पौधा कौन है? एसिटाबुलेरिया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का। इसके अलावा आप एक नोट करेंगे, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र
नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ स्थित है? पुणे में। कोशिका के आवरण और द्रव्य यानी सेल बाउंड्रीज और साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर हमें दिखाया सेल वॉल, उसके अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर भरा होता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? तो ये केवल पादपों में, कवक में पाई जाती है, प्राणियों में ये नहीं पाई जाती, यानी जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये सेल्यूलोज की बनी होती है, बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि सेल वॉल को किसने खोजा? तो उसको भी रॉबर्ट हुक ने खोजा था। इसका कार्य क्या है? हवा, तापमान और नमी से रक्षा करना और सेल को कठोरता प्रदान करना। फिर आता है उसके अंदर, देखिए यहाँ पे अंदर एक लेयर होती है कोशिका भित्ति के, तो उसको हम कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका की बाहरी सीमा होती है, ये सभी सजीव कोशिकाओं में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे इसकी संरचना दी हुई है, ठीक है। यह अर्ध पारगम्य यानी सेमी परमिएबल होती है, ये बहुत बार पूछा गया है, सेमी परमिएबल, ठीक है। चुनिंदा पदार्थ ही इसके आर पार जा सकते हैं। और देखिए इसकी संरचना कैसे बनी होती है, ऐसे, ठीक है, नीचे से भी ये इस तरह से, यानी बाइलिपिड की लेयर होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कोशिका द्रव्य। अब इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है, ये 10th का सिलेबस है, तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, झिल्ली और नाभिक के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ, यानी इस झिल्ली और यहाँ पे जो नाभिक है इसके बीच में ये जो पदार्थ है इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। सभी कोशिकांग इसी में तैरते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज क्या लिखा है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो पूछे कभी कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है। फिर आ रहा है नाभिक और गुणसूत्र, इसको पढ़ेंगे हम, नाभिक और गुणसूत्र को, यानी न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स। तो अंदर होता है सेल के अंदर, देखिए न्यूक्लियस का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है, जिसको हम केंद्रिका भी कहते हैं। और यहाँ पर क्रोमैटिन के धागे ऐसे उलझे हुए होते हैं। और बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, या कोशिका या केंद्रक झिल्ली। तो नाभिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, बहुत बार पूछा गया है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र यानी ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। गुणसूत्र और जीन, नाभिक में धागे जैसी संरचनाएं यानी क्रोमैटिन होती हैं, ऐसे ऐसे बनी होती है, ठीक है। कोशिका विभाजन के समय यह गुणसूत्र बन जाती है। तो ये क्या होती है? फिर इकट्ठा होके इस तरह की एक संरचना बना लेती है जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो इसका एक टुकड़ा होता है बच्चों, इसी को हम जीन कहते हैं, छोटे टुकड़े को, और इन पर जीन्स होते हैं। जीन क्या है? जीन बहुत बार पूछा गया है, ये आनुवंशिकता की इकाई है जिससे माता पिता से बच्चों में उनके लक्षण पहुंचते हैं। जैसे गोरे माता पिता है तो बच्चा भी गोरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब लक्षण किसके जरिए पहुंचते हैं? जीन के जरिए। फिर आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। इसका डबल हेलिकल मॉडल 1953 में वॉटसन और क्रिक ने दिया था। पूछता है कि डबल हेलिक मॉडल किसने दिया था डीएनए का, या द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था डीएनए का? तो वॉटसन और क्रिक ने। इसके साथ ही आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये क्या करता है? ये आनुवंशिक जानकारी और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अभी आगे हम इसके बारे में जानेंगे। फिर आता है कि एनर्जी और स्टोरेज, यानी एनर्जी कहाँ बनती है और कहाँ स्टोर होती है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, द पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कोलिकर ने 1880 में। ये देखिए इसके पास खुद भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ये भी पूछता है कि डबल लेयर मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनेल के पास होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? ये गड्ढे जैसी संरचनाएं होती हैं जिसको हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। यहीं पे एटीपी बनती है, किसके जरिए बनती है? तो क्रेब्स साइकिल के जरिए, है ना, क्रेब्स चक्र के जरिए बनती है। ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसका उपनाम क्या है? कोशिका का ऊर्जा गृह। यह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट और वसा का ऑक्सीकरण करके एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये अगेन बहुत बार पूछा गया है, के रूप में ऊर्जा बनाता है। आंतरिक मुड़ी हुई झिल्ली को क्रिस्टी कहते हैं। पूछता है क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है, तो क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा ऑर्गेनेल हमारा क्या है? रिक्तिका।
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोरेज का काम होता है। तो देखिए ये प्लांट सेल दिखाया है, इसमें बड़ी सी रिक्तिका होती है, ठीक है, क्योंकि प्लांट को ज्यादा स्टोरेज करने की आवश्यकता है, हमारे पास उतना स्टोरेज करने की आवश्यकता नहीं है। प्लांट को तो फूड बनाना भी, स्टोरेज भी करना है ताकि हम उसको खा सकें, बाकी जानवर उसको खा सकें, ठीक है, तो इसको हम स्टोरेज सैक भी कहते हैं। ये एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें खनिज लवण और शर्करा यानी सेल सैप भरा होता है। तो इसके चारों तरफ ये जो झिल्ली बनी हुई है बच्चों, ये जो इसकी झिल्ली है, इसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, ये याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी होती है और जंतु कोशिकाओं में या तो छोटी होगी या तो अनुपस्थित। इसमें कोई डीएनए नहीं होता। अपना डीएनए केवल किसके पास होता है, देखिए अपना डीएनए या तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है या तो क्लोरोप्लास्ट के पास होता है बच्चों। अब आता है लवक। लवक पौधों का रंग देता है और रसोई का भी काम करता है। कैसे, अभी आगे समझेंगे। अब देखिए यहाँ टमाटर दिखाया, फूल दिखाया, तो टमाटर फूल में जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ये रंगीन लवक होते हैं, किसको छोड़ के, हरे को छोड़ के, फल और फूल को रंग देता है। फिर आता है आलू। आलू कैसा होता है, सफेद, तो इसमें कौन सा पाया जाएगा, लवक, ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन लवक है, मुख्य रूप से भोजन के भंडारण के लिए काम आता है। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट। देखिए हरी पत्ती बनी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, हरे रंग का लवक होता है, इसे कोशिका की रसोई कहते हैं, ठीक है। अगर पूछे पौधे का रसोई घर तो हम किसको कहेंगे, पत्ती को। लेकिन अगर पूछे कोशिका का रसोई घर, दोनों क्वेश्चन अलग है बच्चों, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। अगर पूछे पौधे का रसोई घर, किसका रसोई घर, पौधे का रसोई घर, तो हम कहेंगे पत्ती को। लेकिन अगर पूछे कोशिका का रसोई घर तो हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। इसमें क्या होता है, इसमें पर्ण हरित होता है, यानी क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्लोरोफिल में और क्या पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। बहुत बार पूछा है कि मैग्नीशियम धातु कहां पाई जाती है, तो क्लोरोफिल में पाई जाती है। अब देखिए रंगों का रहस्य। कच्चे हरे टमाटर का लाल होना, यानी पहले टमाटर कैसा होता है, कच्चा होता है, फिर वो लाल हो जाता है, तो वो किसके कारण होता है, तो वो लाइकोपीन के कारण होता है, ठीक है। और एंथ्रोसाइनिन से फूल और सब्जियों का रंग लाल, नीला या बैंगनी होता है। तो याद रखेंगे कि लाल, नीला, बैंगनी पूछे तो एंथ्रोसाइनिन, और टमाटर का लाल होना पूछे तो लाइकोपीन। फिर आता है बच्चों कोशिका की फैक्ट्री कौन है, जहां पे निर्माण का कार्य होगा और सफाई का, यानी मैन्युफैक्चरिंग और क्लीनिंग ऑर्गेनेल्स। तो पहला है हमारा अंतःप्रद्रवी जालिका। बहुत शॉर्ट में हमने बनाया क्योंकि आपके लिए इतना डिटेल जरूरी नहीं है, आप छोटे क्लास में हैं। खोज किसने की थी, पोर्टर ने 1945 यानी 1945। कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। कौन करेगा, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और विषाक्त पदार्थों को घुलनशील बनाएगा। अगला है गोल्जी का है, इसकी खोज किसने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने 1898 में। कार्य क्या है, प्रोटीन और एंजाइम की पैकिंग और छटाई। पौधों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं, यानी पौधे में किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, बहुत बार पूछा हुआ है। राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलाडे ने 1955 में। ये कोशिका का सबसे छोटा अंग होता है, यानी कोशिका का सबसे छोटा अंगक, अंग नहीं होगा यहाँ पे, वर्ड क्या होगा, अंगक, वर्ड गलत यूज हुआ है, ऑर्गेनेल होगा, ठीक है, अंगक। तो कोशिका का सबसे छोटा अंगक। इसका उपनाम क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो पूछता है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कौन है, तो हम लिखेंगे राइबोसोम। अगला आता है सेंट्रोसोम, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है, ठीक है। फिर आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग, यानी आत्महत्या की थैली। बहुत बार पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को कहते हैं। इसमें शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो पुरानी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचा लेते हैं। उसके बाद आता है संगठन का स्तर, यानी जंतु और ऊतक क्या होते हैं। तो जैविक क्रम क्या है, कोशिका से बनेगा ऊतक, ऊतक से बनेगा अंग, अंग से बनेगा अंग तंत्र, उससे बाद बनेगा जीव, ठीक है। तो ये एक बार पूछा है, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे क्रम बदल दिया था और पूछा था सही क्रम क्या होगा। अब हमने कोशिका तो पढ़ लिया, अब हमें देखना है कि ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक क्या होते हैं, विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह,
इसका अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। बहुत बार पूछा गया है। तो जब अगर कुछ कोशिकाएं इकट्ठा हो जाए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो आप लोग इकट्ठा हो जाएंगे और क्रिकेट खेलेंगे। उसी तरह से कुछ कोशिकाएं जब इकट्ठा हो जाती हैं जो सेम काम करती हैं, तो उनके समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक यानी टिश्यू। और ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अब कुछ बच्चों में और जानकारी देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले उपकला यानी एपिथेलियल, तो ये कहाँ पाया जाता है? शरीर और अंगों को कवर करता है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? त्वचा। इसका कार्य क्या है? सुरक्षा, स्राव और अवशोषण। अब आता है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? शरीर को जोड़ते हैं, जैसे हड्डी, उपास्थि और स्नायु। अब एग्जाम्पल क्या है? रक्त सबसे प्रचुर संयोजी ऊतक है। पूछता है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक संयोजी, तरल संयोजी ऊतक है। ये एग्जाम में मिलेगा बच्चों आपको, ठीक है। फिर आता है पेशीय। तो पेशीय ऊतक क्या होते हैं? गति में सहायक होते हैं। ये कंकालीय ऐच्छिक होते हैं, चिकनी अनैच्छिक होती हैं, और हृदय में अनैच्छिक कोश पाई जाती है, ठीक है। हृदय में कैसी पाई जाती है? अनैच्छिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर आता तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका कैसी होती है? उत्तेजना और आवेगों का संचालन करती है, और न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो यहाँ थोड़ा बहुत ही शॉर्ट में जो एग्जाम में पूछा गया है उसको हमने एक एक लाइन में लिख दिया है। उसके बाद आता है पादप ऊतक, ठीक है। तो ये कैसे होती है? विभज्योतकी और सरल व स्थायी, ठीक है। तो पादप ऊतक का वर्गीकरण, तो पादप ऊतक का वर्गीकरण देखिए, पहला टाइप है हमारा विभज्योतकी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होती है? ये लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाएं होती हैं जो पौधों की वृद्धि करती हैं। अब आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि हमारी वृद्धि तो रुक जाती है बच्चों, यानी जंतुओं में वृद्धि रुक जाती है, लेकिन पौधों की वृद्धि रुकती नहीं है। आप देखेंगे कि पौधे की डाल काट दीजिए तो वहां से फिर से नई छोटी छोटी डालें उगाती हैं, यानी पौधों में वृद्धि कभी भी रुकती नहीं है। तो वो आजीवन वृद्धि करते हैं, यानी उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाएंगी जो आजीवन वृद्धि करने के लिए जरूरी है। तो उन्हीं कोशिकाओं को हम कहते हैं विभज्योतकी कोशिकाएं। तो ये कहाँ पाई जाएंगी? शीर्षस्थ यानी एपिकल। अगर ये कोई नया प्लांट है तो इसके जो, मान लीजिए ये प्लांट है, मिट्टी में लगा हुआ है, अभी यहाँ पे ऐसे ये पत्ती है, ठीक है, और यहाँ पे जड़ निकली हुई है, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएंगी? तो आप देखेंगे ये यहाँ पे पाई जाएंगी एपिकल पे। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी यानी एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, आप छोटे क्लास में हैं तो आपको बहुत कम पढ़ना है बच्चों। फिर आता है स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। ये विभाजित होने की क्षमता खो देते हैं कुछ समय के बाद। तो इसमें सबसे पहले है पैरेन्काइमा। क्या है? पैरेन्काइमा। इसमें भोजन का भंडारण होता है, ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण हो जाता है कभी कभी नरम भागों में। फिर आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा पौधों को लचीलापन और यांत्रिक सहायता देते हैं। केवल आप सीधे सीधे नाम याद कर ले। स्क्लेरेनकाइमा, ये क्या करती है? मृत कोशिकाएं होती हैं, लिग्निन के कारण बहुत अधिक कठोर होती है, जैसे नारियल का खोल। तो नारियल का खोल कैसा होता है? मृत होता है, ठीक है, और किससे बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा से। फिर आता है कि पादप ऊतक में एक जो है कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, ये संवहनी बंडल बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है? इसमें वेस्कुलर बंडल में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है। पहला होता है हमारा जाइलम, देखिए यहाँ पे जाइलम दिखा रहा है। दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है कि जड़ से पानी को ऊपर ले जाता है, तो पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों तक ले जाता है। इसका प्रवाह केवल एक दिशा में ऊपर की ओर होता है। इसके घटक क्या है? इसमें ट्रैकेट्स पाई जाती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जाइलम फाइबर पाए जाते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा पाई जाती हैं। अधिकतर इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। तो इसका कार्य क्या है? जड़ से जल और खनिज लवण ले जाना, ठीक है। तो जाइलम, ज से जल, जा से जाइलम। बहुत बार पूछा गया है कि जाइलम, जल का परिवहन कौन करता है? तो जाइलम करता है। अब फ से फूड और फ से फ्लोएम, इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो फूड यानी भोजन का वाहक। तो पत्तियों में जब भोजन बनता है, हमें पता है भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। तो ये पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। इसका प्रवाह दोनों दिशाओं में ऊपर और नीचे होता है। मान लीजिए पत्ती ऊपर है और खाना चाहिए जड़ में, तो जड़ को भी तो खाना चाहिए, तो ये नीचे ले आएगा। उसके साथ साथ मान लीजिए नीचे वाली पत्ती बना ली, ऊपर वाली पत्ती को चाहिए, तो वहां से भी ले जाएगा। तो इस तरह से बाई डायरेक्शनल ये चलता है। इसके घटक यानी इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो चालनी नलिका होती है, सहचर कोशिकाएं होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। फाइबर को छोड़कर बाकी सब जीवित होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, ओके।
एक कोशिकीय जीव खट्टे दूध को दही बनाता है, तो कौन बनाता है? बैक्टीरिया। देखिए पहले से आंसर लगे हुए हैं तो इसलिए मैं फटाफट से आपको पढ़ा देती हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आप गलत में रख लेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है तो इसको आप हटा दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? जीन है, ठीक है। सही कथन का चयन कीजिए। गुणसूत्र केंद्रिका में होते हैं, कोशिका केंद्रक में होती है, जीन गुणसूत्र पे स्थित होते हैं, तो ये सही आंसर है ऑप्शन सी। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र या अंग प्रणाली और उससे जीव, तो यानी बी वाला जो है ये सही है बच्चों। फिर कह रहा है कि प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण कौन करता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। अब एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में किसकी खोज की? कोशिका की। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किसकी खोज की? न्यूक्लियस की, यानी नाभिक की या केंद्रक की। वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की खोज की। पैलाडे ने राइबोसोम को खोजा। उपनाम क्या है? रसोई किसे कहा जाता है? कोशिका की, क्लोरोप्लास्ट। ऊर्जाघर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। फिर कहता है समीकरण क्या है? जीव द्रव्य बराबर क्या होता है? कोशिका द्रव्य प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पूछा गया एक बार। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आप आगे देने वाले हैं। और इस तरह से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के लिए बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये पढ़ाई आपकी केवल एनएमएस या नवोदय तक सीमित नहीं है, ये आजीवन आपके लाइफ में काम आने वाली है बच्चों। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। बाय बाय बच्चों।